ये आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रस्तुत है वृत्त रूपक श्रृंखला प्रसारण की प्रतिध्वनियां का दूसरा भाग। लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। आकाशवाणी 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 आकाशवाणी। सोया भारत अंगड़ाई ले रहा था। वीर जवानों में आजादी का जोश बढ़ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर होते हुए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए कोहिमा तक आ चुके थे। उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो। आजादी यूं लेते हैं जमा लेके दिखा दो, आजादी यूं लेते हैं जमा लेके दिखा दो, लेके दिखा दो। यही समय था जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। एक ओर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहते थे, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन पर अड़े हुए थे। एक दिन वो भी आया जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब भारत छोड़ना ही पड़ेगा। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन और तेज हो गया। भारत को आजाद कराने की विधि व्यवस्था के लिए इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कमीशन के सामने मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा रख दिया। वे मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। 3 जून 1947 की सांझ ढल रही थी। सुगबुगाहट थी कि आज भारत की आजादी को लेकर नेता लोग आकाशवाणी आ रहे हैं। कुछ ही देर में वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह दिल्ली के प्रसारण भवन आ गए। स्टूडियो की बत्ती लाल हुई। माउंटबेटन ने अपने साथ बैठे सहभागियों के चेहरे पढ़े और अपनी बात कह दी। A statement will be read to you tonight, giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. But before this happens, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties, and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's government during my recent visit to London. Since my arrival in India at the end of March, I have spent almost every day in consultation with as many of the leaders and representatives of as many communities and interests as possible. I wish to say how grateful I am for all the information and helpful advice they have given me. Nothing I have seen or heard in the past few weeks has shaken my firm opinion that with a reasonable measure of goodwill between the communities, a unified India would be by far the best solution of the problem. I have made no mention of the Indian states, since the new decisions of His Majesty's government are concerned with the transfer of power in British India. उन्होंने जो कहा उसका भाव था, भारतीय लोग लंबे समय से आजादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक तनाव और पाकिस्तान की मांग को देखते हुए भारत विभाजन रोकने के प्रयास सफल नहीं रहे।
72 दिन में यानी 15 अगस्त तक सत्ता हस्तांतरण किया जाना है। उससे पहले काफी काम करने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन का सार था, यह एक कठिन निर्णय है जिसे हमने भारी मन से स्वीकार किया है, लेकिन यह फैसला हमें आजादी की ओर ले जाएगा। मोहम्मद अली जिन्नाह बोले, हम जो चाहते थे वो हमें मिलने वाला है, बस थोड़े से सब्र की जरूरत है। सरदार बलदेव सिंह के कथन का सार था, मुल्क का बंटवारा होना कोई अच्छी बात नहीं है। देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखते हुए देश का बंटवारा करना एक मजबूरी है। जरूरी है कि हम शांति बनाए रखें। भारत के प्रसारण इतिहास में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय बहुत खास था। इसी समय ऑल इंडिया रेडियो ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित सत्ता हस्तांतरण समारोह का सजीव प्रसारण किया था। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। सेंट्रल हॉल खचाखच भरा हुआ था। वातावरण बहुत खुशगवार था। रात के करीब 12 बजे थे। एक उद्घोषणा हुई और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की सत्ता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। इस अवसर पर वाइसरॉय लुई माउंटबेटन ने अपने संबोधन में कहा, I have a message from His Majesty the King to deliver to you today. This is His Majesty's message. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom-loving people everywhere will wish to share in your celebration. At this historic moment, let us not forget all that India owes to Mahatma Gandhi. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने लोक प्रसिद्ध संबोधन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहा, कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अब भी न हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई, हम वहां पहुंचे। मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से हम करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये असेंबली एक पूरी तौर से आजाद खुद मुख्तार असेंबली होगी। और long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity.
एक तरफ भारत की आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ विभाजन का दुख। भारत के बंटवारे ने हमारी साझी विरासत को बड़ी ठेस पहुंचाई। दोनों ओर अनगिनत लोग हिंसा के शिकार हुए। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देश में बंटवारे के कारण जगह जगह शरणार्थी शिविर लगाए जा रहे थे। पाकिस्तान से विस्थापित कुछ लोग कुरुक्षेत्र में रुके हुए थे। गांधी जी को विस्थापितों से मिलने कुरुक्षेत्र जाना था, लेकिन व्यस्तता के कारण वे जा न सके। गांधी जी को सुझाव दिया गया कि वे रेडियो के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गांधी जी पहली और अंतिम बार 12 नवंबर 1947 को रेडियो स्टेशन आए। 3 बजे उन्होंने कुरुक्षेत्र में ठहरे विस्थापितों को संबोधित किया। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी 9 सितंबर 1947 से 30 जनवरी 1948 तक बिरला हाउस में रहे। बिरला हाउस में शाम के वक्त गांधी जी प्रार्थना सभा करते थे। ऑल इंडिया रेडियो प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग करने स्टाफ को बिरला हाउस भेजता था। इस कार्यक्रम का प्रसारण स्टूडियो से रात 9:30 बजे होता था।
सब कुछ सामान्य चल रहा था। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर अचानक वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांधी जी की हत्या कर दी गई। पूरा देश दुख के अथाह सागर में डूब गया। अगले दिन बिरला हाउस से बापू की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिष्ठित कमेंटेटर मेलविल डेमेलो ने किसी तरह एक वाहन में खड़े होने की जगह बनाई और वहीं से एक मोबाइल ट्रांसमीटर से उन्होंने अंतिम यात्रा का आंखों दिखा हाल सुनाया। Now as the flames begin to lick, a roar goes up from the crowds. Now the fire is caught. More pieces of sandalwood are being placed. Garlands being flung into the air. Policemen's sticks being raised to try and keep the crowds down. We're trying to move in closer to get a last glimpse. रघुपति राघव राजा राम बधिर पावन सीताराम। 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 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार था। गांधी जी की स्मृति को बनाए रखने के लिए आकाशवाणी से आज भी प्रत्येक शुक्रवार को गांधी जी के जीवन पर आधारित गांधी चर्चा या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसके साथ साथ बापू के प्रति जनभावनाओं का सम्मान करते हुए वर्ष 2001 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष 12 नवंबर को आकाशवाणी में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाएगा। यही वो दिन है जब 1947 में महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार आकाशवाणी आए थे। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी परस्त्री देने मातरे जुहा थकी असत्य न बोले जुहा थकी असत्य न बोले पर धन नव ढाले हाथ रे वैष्णव जन तो देने कहिए। बहुत संघर्षों के बाद देश स्वाधीन हुआ। विभाजन के दंश ने समाज में दरारें पैदा कर दी। दोनों ओर आपसी दंगे हुए। रेडियो से नेताओं की शांति की अपील बार बार प्रसारित की जा रही थी। इसका प्रभाव साहित्य और संस्कृति पर भी पड़ा। आकाशवाणी में अपर महानिदेशक रहे साहित्यकार राजीव कुमार शुक्ल बताते हैं, 200 साल की ब्रिटिश औपनिवेशिक गुलामी से जब अगस्त 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तो वो पूरे देश के लिए बहुत आनंद और उमंग का प्रसंग बना और पूरे देश में उसका उत्साह के साथ उत्सव मनाया गया। पर साथ साथ एक बहुत बड़ी विभीषिका भी उस नवस्वाधीन देश ने झेली जब भारत का विभाजन हुआ, 2 देश बने। तो हुआ ये कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बड़ी तादाद में लाखों लोग सीमाओं के आर पार आए गए और साथ साथ भयानक हिंसा भी हमने देखी, सांप्रदायिक हिंसा भी देश ने झेली। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी संकट की बात थी क्योंकि भारत का स्वाधीनता आंदोलन भी जो है वो नैतिक मूल्यों को ऊपर रख करके और उनका पालन करते हुए चलाया गया था। हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे, सबसे बड़े नेता थे, जिन्हें हम उचित ही राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, उनकी पूरी सीख ये थी कि हम अहिंसा की शक्ति से
संसार की सबसे बड़े साम्राज्य का मुकाबला करेंगे। लेकिन आजादी के बाद भारत में हमने उस बड़े संकट को देखा। स्वाधीन भारत की जो सरकार थी, चूंकि इस देश ने शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य के रूप में, आदर्श के रूप में स्वीकार किया था, तो वह हिंसा किसी तरह से भी स्वीकार्य नहीं थी। इसलिए पूरी तरह से प्रयास ये हुआ, जो हमारे नेता थे आजादी की लड़ाई के और उसके बाद भारत की आजाद सरकार के प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और अन्य तमाम जो लोग थे, मौलाना आजाद और तमाम जो महत्वपूर्ण हमारे नेता थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में वो सब लगातार शांति स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, अपीलें कर रहे थे। और तय बात है कि उस समय आजादी मिल चुकी थी और इसलिए ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका भी अब भारत के हित में काम करने की हो चुकी थी, भारत की जनता के हित में काम करने की हो चुकी थी। तो शांति की जितनी भी ये बातें थीं, शांति के जितने भी प्रयास थे, उनको आगे बढ़ाना और साथ साथ ऐसे माहौल में एक दूसरा पक्ष ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का प्रसार, सही सूचनाओं का प्रसार। कि अगर सूचनाएं सही सही मिलती हैं तो अफवाहों का बाजार उतना गर्म नहीं होता, झूठ का उतना प्रसार नहीं होता। तो ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत जोर शोर के साथ ये किया। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ये भी भाग था कि महात्मा गांधी की जो प्रार्थना सभाएं होती थी उनका भी फिर प्रसारण होता था और साथ साथ इस तरह से लगातार ये प्रयास होता था। हम जानते हैं कि ये जो विभीषिका थी, उस विभीषिका ने दोनों ही तरफ इसका गहरा असर इतना पड़ा कि हमारे साहित्य में, संस्कृति में भी इसका प्रभाव आया, चित्रकला में आया, साहित्य में। हम जानते हैं कि हिंदी की अगर बात करें, ये यशपाल का झूठा सच सबसे बड़ा, उसको एक महागाथा के रूप में लिया जाता है, विभाजन की त्रासदी की, भीष्म साहनी जी का तमस और ऐसी अनेक रचनाएं हैं। असगर वजाहत का एक बहुत मशहूर नाटक है जिन लाहौर नहीं देखा। इस तरह से अनेक रचनाएं की गई। कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं, अमृता प्रीतम की रचनाएं हैं जो पंजाबी में लिखी गई, और उधर गरम हवा जैसी एक महान फिल्म भी बनी, बहुत बाद में बनी, लेकिन उसमें उस पूरे परिवेश को जैसे जीवंत किया गया और अंत में ये संदेश दिया गया, ये मनुष्यता का धर्म सबसे बड़ा है। ऑल इंडिया रेडियो ने पूरा प्रयास किया, लगातार सद्भाव, प्रेम, सौहार्द बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम किया। आज का अंक यहीं संपन्न होता है। आगामी अंक में मजबूत होते लोकतंत्र, रेडियो के विस्तार, विविध भारती की स्थापना, इन 90 वर्षों की यात्रा के प्रमुख पड़ाव होंगे। अब अनुमति दीजिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो, सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो, नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अभी आप सुन रहे थे वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनिया श्रृंखला की दूसरी कड़ी। वाचन स्वर देवेंद्र त्रिपाठी और निशा भारद्वाज। आलेख और प्रस्तुति पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन और प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना और निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।